ब्राइटनेस सही कर दीजिए। हो गया। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका आपके परिवार में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज है छंद। क्या है? छंद। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छंद। देखिए, छंद जो है बच्चे हर एक परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। चाहे वो आप यूपीएसआई की, यूपी पुलिस की, लेखपाल की, यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, किसी की भी परीक्षा में अगर बैठना चाहते हैं आप, तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुख्य टॉपिक है। इसे प्रश्न आते ही आते हैं, 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है, एकदम छोटी सी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे प्यारे बच्चों। आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। जहां पे प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताना, फालतू कमेंट ना करना। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला कमेंट छोड़ो। आओ अब इसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस छंद का हमारा शाब्दिक अर्थ क्या हो रहा होता है। अब देखो, ये प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न पूछा है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ जो होता है बच्चे, वो होता है आह्लादित करना। क्या होता है? आह्लादित करना। आह्लादित करना, आह्लादित करना, ठीक है। आह्लादित करना का मतलब, अगर आह्लादित करना का मतलब कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे खुश करना या प्रसन्न करना। खुश या प्रसन्न करना, ठीक है, प्रसन्न करना। तो छंद का मतलब होता है खुश करना, आह्लादित करना या प्रसन्न करना। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बन रहा होगा आपका कि भाई ये जो आपका छंद है उसे बनाया किसने, छंद का सबसे पहले निर्माण किसने किया। और तीसरा एक क्वेश्चन यहां से उठेगा कि छंद जो है वो किस धातु से बना है, छंद किस धातु से बना है। तो छंद की जो ये धातु है प्यारे बच्चे, जो धातु है वो चद धातु से बना है। चद, बहुत जगह पे आपको ये चंद भी मिल जाएगा और बहुत जगह पे ये छद भी मिल जाएगा, ठीक है। तो छद धातु से बना है। ये आपके इस धातु से, चद धातु से किसका निर्माण हुआ है? धातु शब्द का निर्माण, छंद शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इसके जो आदि आचार्य हैं, आदि आचार्य बोले तो प्रारंभिक आचार्य, जो सबसे पहले आचार्य, या आप कह सकते हो प्रणेता। क्या कह सकते हो? प्रणेता। तो इसको हम कह सकते हैं, इनके जो प्रणेता थे या आदि आचार्य थे, आदि आचार्य थे, आदि आचार्य थे, वो कौन थे? तो पिंगल आचार्य थे। इन्हीं को हम पिंगलाचार्य कहते हैं। पिंगलाचार्य कौन है भैया? पिंगलाचार्य, या इन्हीं को हम आचार्य पिंगल भी कह सकते हैं। तो विकल्प में जो सही होगा आप उसे सही कर लेना। आचार्य क्या होते हैं? आचार्य पिंगल इनका नाम है। तो बच्चे हम अभी क्या सिखाए आपको कि इसके प्रणेता या आदि आचार्य कौन है? पिंगलाचार्य या पिंगलाचार्य। अब एक बात आप जानते ही होंगे कि अगर इन्होंने इस चीज की रचना की तो इस रचना का नाम क्या होगा? इनकी कौन सी रचना है? तो इनकी रचना का नाम है छंदः सूत्रम। इनकी रचना का नाम है छंदः सूत्रम। याद रखिएगा इसे बच्चे, ये पूछा जा सकता है। छंदः सूत्रम, 300 ईसा पूर्व में इन्होंने इस रचना को अंजाम दिया था। छंदः सूत्रम, छंदः सूत्रम। ये कब किया था? 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। इसे आप लिखते चलो और जब जब मैं बोला करूं मेरे साथ आप सब बोला भी करो। तो इसे कब इसकी रचना हुई थी बच्चे? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व में इनकी रचना किए थे। तो इसी, जब इन्होंने इस रचना को जब छंद को पिंगल आचार्य ने बनाया या आचार्य पिंगल ने बनाया, तो इसी आचार्य के नाम पर, पिंगलाचार्य के नाम पर, इसी छंद का एक दूसरा नाम भी आता है। इसी छंद का एक दूसरा नाम आता है जिसे हम पिंगल शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिंगल शास्त्र कहते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? एक बार फिर से देखते हैं रिवीजन के तौर पे। हमने कहा कि आज हम लोग छंद पढ़ रहे हैं, तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? छंद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आह्लादित करना या खुश करना या प्रसन्न करना।
क्या होता है? प्रसन्न करना, खुश करना या आह्लादित करना। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जाता है छंद शब्द किस धातु से निर्मित हुआ है? तो छंद शब्द जो धातु से निर्मित हुआ है वो चत धातु से निर्मित हुआ है। ठीक है बेटा। अगली बात है कि छंद के प्रणेता आचार्य या प्रथम आचार्य या आदि आचार्य कौन है? तो आप वहां पे कहेंगे पिंगल आचार्य, या आप नाम बता दोगे भैया आचार्य पिंगल। ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछ सकता है कि ये छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं आचार्य पिंगल या पिंगलाचार्य, उनकी रचना का क्या नाम है? तो उनकी रचना का नाम है छंदः सूत्रम। क्या रचना का नाम है मेरे भैया? छंदः सूत्रम। इसकी रचना कब की गई थी? तो ये 300 ईसा पूर्व में इसकी रचना किसने की थी? आचार्य पिंगल ने इसकी रचना की थी। जब आचार्य पिंगल ने इसकी रचना की थी मेरे प्यारे दोस्त, तो इसी पिंगल के नाम पर, इन्हीं पिंगलाचार्य के नाम पर इस छंद का एक दूसरा नाम बना पिंगल शास्त्र। क्या नाम बना? पिंगल शास्त्र। तो हमने आपको बता दिया था कि रस के जनक कौन है? तो हमने आपको बताया था भरत मुनि। ऐसे ही मैंने छंद के कौन है? तो आप कहेंगे पिंगल। छंद के कौन है? मैं यहां पर थोड़ा लिख देता हूं, पिंगल मुनि या पिंगलाचार्य या आचार्य पिंगल, है ना। इसके कौन है? भरत मुनि। ठीक है सर, भरत मुनि। ऐसे ही आपका आएगा अलंकार। क्या आएगा? अलंकार। और अलंकार के जो प्रणेता हैं वो आचार्य दांडी हैं। आचार्य दांडी हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो रस देखा, छंद देखा और अलंकार मैं आपको पढ़ाऊंगा। काव्य की आत्मा इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। मतलब अगर ये तीनों नहीं है तो काव्य रसात्मक नहीं होगा। यदि ये काव्य रसात्मक हो गया और आपको आह्लादित भी करना है तो पिंगलाचार्य द्वारा बनाया गया इस छंद का प्रयोग भी अवश्य करना होगा। काव्यों में इसका प्रयोग अवश्य करना होगा। तो अब यदि हम इससे आपकी परिभाषा बनाएं तो आप आराम से परिभाषा बना सकते हैं दोस्तों। इसे आप लिखते हुए चला करिए। ठीक है, लिखते हुए चला करिए बच्चे। जल्दी जल्दी आप लोग इसे लिखते रहा करिए ताकि बताने में आसानी हो। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम छंद की परिभाषा यहां से यदि देखें तो छंद की परिभाषा क्या होगा आप मुझे बताने की एक बार कोशिश करें। छंद की अब परिभाषा क्या होगी दोस्त? तो छंद की परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी काव्य को या किसी रचना को या किसी कविता को पढ़ने से हृदय में आह्लाद या प्रसन्नता उत्पन्न होती है तो उसे हम छंद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो मैं यहां पर परिभाषा लिखता हूं, जब किसी काव्य अथवा कविता, किसी काव्य अथवा कविता को पढ़ने पर जो आह्लाद उत्पन्न होता है, जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसे हम छंद कहते हैं। उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है बच्चे। तो छंद की परिभाषा क्या हुई? छंद की परिभाषा हुई यदि किसी काव्य अथवा कविता को पढ़ने पर जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? छंद कहते हैं। जैसे मैं एक पंक्ति आपके सामने लिखता हूं, उसे आप देखें। मैंने लिखा, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले।
जग अपनों कर ले। अब देखिए इसमें लिखा गया है कागा का को धन है कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। इसको पढ़ने पर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता की अनुभूति होती है, जो आह्लाद की अनुभूति होती है, जो खुशी की अनुभूति होती है, उसी के कारण इसमें हम कहते हैं कि एक छंद समाहित है। एक क्या समाहित है? छंद समाहित है। तो यदि यही छंद समाहित है तो इसी में, इसी रचना में जो पार्ट लगाया गया है, जो प्रयोग किया गया है कवियों द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? छंद कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब बात आती है छंद कितने प्रकार का होता है और छंद के कौन कौन से अंग हैं। मेरे दोस्तों किताबों में स्पष्ट नहीं किया गया रहता है, अंग और प्रकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। छंद के अंग और छंद के प्रकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये मेरी शरीर है, इसमें कितने अंग हैं तो आप बताएंगे हाथ है, पांव है, ये है। मैं बोलूं मेरा कितना प्रकार है तो ये अलग बात होगी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं गणित पढ़ाता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो ये मेरे 3 अलग अलग प्रकार हुए, इन्हें हम प्रकार कहते हैं। और जो मेरे एक ही भाग में जो समाहित है उसे हम अंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे जरा नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करें बच्चों। समझ में आ रहा है आप सबको? जरा मुझे बताते चलो बच्चे। बताते चलिएगा आप सब, है ना? कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप जानते हो यूपीएसआई भी आ गई है, जल्दी ही उसका भी नामांकन चालू हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये टेंडर टीसीएस कंपनी को मिलेंगे। अगर टीसीएस को मिलेंगे तो आप जानते हो इसके पेपर का थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है टीसीएस का। तो आप लोग विशेष तौर पर तैयारी करना चालू कर दो। एक ही आप पढ़ोगे, एक ही जगह मेहनत करोगे और आपको सभी परीक्षाओं में फायदा होगा। आप चाहे लेखपाल में दे दो, चाहे चकबंदी लेखपाल में दे दो, चाहे यूपीएससी में दे दो, कहीं भी दे दो बच्चे। और यूपीएससी के लिए तो बहुत ही जरूरी है हिंदी। इसलिए बेटा खूब मेहनत करके पढ़ना, खूब आराम से पढ़ना। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप आराम से पूछ लेना हमसे। डाउट अगर कोई भी आ रहा है आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। हाँ, मैं कॉल वगैरह ना करना, फोन वगैरह मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, तो आप मैसेज करना। आपके मैसेज का देर सवेर जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है? आइए, तो हमने कहा छंद के भाग और छंद के भेद, छंद के भाग और छंद के भेद। इसी भेद को ही हम अंग भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। इसके अंग कितने होते हैं, इसके अंग कितने होते हैं और इसके भेद कितने होते हैं, या इसी को आप प्रकार कहते हो बच्चे। क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों? प्रकार कहते हैं आप, ठीक है? तो छंद के कितने अंग होते हैं और छंद के कितने भेद होते हैं। तो पहले हम छंद के अंगों की बात करते हैं। तो छंद के कितने अंग होते हैं बच्चे? 8 अंग होते हैं। छंद के 8 अंग होते हैं। बहुत जगह पे आपको 7 अंग मिल जाएगा, वो गलत है, 8 अंग होते हैं। अब जरा पूरी कहानी को समझना कैसे अंग होते हैं। तो पहला जो अंग होता है इसका, वो होता है चरण। इसी को हम पद भी कहते हैं, इसी को आप पाद भी कह सकते हैं, ठीक है? चरण, पद या पाद। दूसरा जो भाग होता है वो हमारा होता है वर्ण। दूसरा भाग क्या होता है मेरे बेटे? वर्ण होता है। तीसरा भाग जो होता है वो होता है मात्रा। क्या होता है? अब इसी का नाम, कई नाम होते हैं इसके, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी कलाएं होती हैं। तो मात्रा को कला भी कहते हैं। मात्रा को क्या कहते हैं? कला भी कहते हैं। क्लियर? इसे मत भी कहते हैं, मात भी कहते हैं, इसे कल भी कहते हैं, ठीक है? याद रखेगा ये सब आप लोग। चौथा जो इसका पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं विराम, या इसे यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। यति, यति। इसी को मेरे भैया क्या कहेंगे? हम विराम कहेंगे। क्या कहेंगे सर? विराम कहेंगे।
यति को ही हम क्या कहेंगे बच्चे, विराम कहेंगे। 4 भाग हो गया, इसी यति को हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। विराम मतलब ठहराव, विराम मतलब ठहराव होता है, ठीक है। अगला जो हमारा होता है वो होता है तुक। क्या होता है, तुक। नीचे देखिए आ रहा है भाई, नीचे अगला क्या होता है, तुक होता है, ठीक है। उसके बाद छठा होता हमारा लय। क्या होता है, लय। 7वां को हम क्या कहते हैं, 7वां को हम कहते हैं क्रम। 7वां को हम क्या कहते हैं, क्रम, ठीक है। ठीक है। और 8वें को हम कहते हैं गति। क्या कहते हैं बच्चे, गति। अब बाद में क्या हुआ कि इस जो 8 ये बनाए गए थे, ये चरण, पद या पाद, वर्ण, मात्रा या कला या यत या विराम, तुक, लय, क्रम और गति, ये जो 8 बनाए गए थे मेरे प्यारे बच्चों, बाद में क्या हुआ कि जब किसी चीज की क्रमागत, जब किसी चीज की गति में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो लय परिवर्तित हो जाता है, और लय परिवर्तित करते हैं तो गति परिवर्तित हो जाती है। अब ऐसे आप समझना, जैसे मान लो कि कोई रोमांटिक सॉन्ग आ रहा हो तो थोड़ा सा धीरे धीरे गाओगे, और अगर मान लो थोड़ा सा सैड सॉन्ग आ रहा हो, रोने धोने वाला, तो और स्लो गाओगे और गति आपकी कम हो जाएगी। क्यों, थोड़ा रोने धोने में भी टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप कोई रैप वगैरह गा रहे हो तो देखो कितनी जल्दी जल्दी से बोल रहे होते हो, उसमें क्या बढ़ रहा होता है, गति बढ़ रही होती है। गति बढ़ रही होती है, उसकी लय प्रभावित होती है मेरे दोस्त। तो बाद में क्या किया गया, इस आपके इस लय वाले पोर्शन को काट दिया गया, इस लय वाले पोर्शन को काट दिया गया और इसी लय और गति को दोनों एक में कर दिया गया। तो छठा हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, लय और गति। अब बात आती है सर अब तो 7 ही हुआ ना जी ना, अब एक और बढ़ा दिया गया जिसे हम लोगों ने नाम दिया गण। क्या नाम दिया, गण। याद रखिएगा। तो अब हमारे पास जो पूरे इसके अंग, छंद के अंग होंगे, उनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। कौन, पहला चरण, पद या पाद, दूसरा वर्ण, तीसरा मात्रा या कला या कल या मत या माता, चौथा है यति, इसी को हम विराम कहते हैं। विराम क्या होता है बच्चे, जब हम पदों को पढ़ रहे होते हैं, पदों को जब पढ़ रहे होते हैं तो कहीं कहीं जाकर के हमको रुकना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक लिख करके समझा देता हूं। अभी मैंने लिखा था कागा काको, कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कोयल काको दे, मीठे वचन, मीठे वचन सुनाए के, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनो कर ले। ठीक है जी। अब आपसे हमने कहा कि सर ये चरण क्या है, तो किसी भी छंद में 4 चरण होंगे। किसी भी छंद में कितने चरण होंगे बच्चे, 4। देखिए ये एक आया, इसे एक, ये दूसरी लाइन दूसरा चरण, ये तीसरी लाइन तीसरा चरण, और सरकार ये चौथी लाइन, इसे कौन सा चरण कहोगे आप, चौथा चरण कहोगे। कौन सा चरण कहोगे, चौथा चरण कहोगे। वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा इनकी गणना करना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, इनकी गणना करना हम अभी आपको सिखाएंगे। अब बात आती है दूसरी मेरे भैया, कौन सी बात आती है कि इसमें सर यति क्या होता है। यति का मैंने बताया आपको विराम, मतलब जब किसी काव्य को पढ़ते समय जो रुकना पड़ता है, जो क्या करना पड़ता है बेटा, रुकना पड़ता है, उसी को हम विराम कहते हैं। जैसे अगर इसको हम पढ़ेंगे तो ये वाला लाइन पढ़ने, एक चरण पढ़ेंगे, दूसरे चरण को पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा
कागा काको धन हरे, अब यहां पर मैं जो रुका उसी के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग यति कहते हैं। क्या कहेंगे? यति कहेंगे। इसी को हम दूसरे नाम में कहते हैं विराम। आपको विराम चिन्ह में बताऊंगा कि इसे हम लोग अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्प विराम कहते हैं। मतलब इसका कहने का ये कि यदि आप इस चरण को पढ़े हो तो यहां पर पूर्ण रूप से रुक नहीं जाना, थोड़ी समय के लिए रुकना है और अगले चरण को पढ़ना शुरू कर देना है। मैंने यहां से देखो कैसे पढ़ रहे हैं, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। और यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो फिर से देखो एक विराम लगा है, इस विराम को हम कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। मतलब जो यहां पर आप थोड़ी देर के लिए रुके तो और चल दिए थे, तो आप यहां पर आकर के रुक जाना। अब इन दोनों को जब पढ़ लेना तो आप इसको पढ़ेंगे तो मीठे वचन सुनाए कर फिर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, क्यों? विराम लगा है। और उसके बाद अगली लाइन पढ़ोगे तो फिर थोड़ा ज्यादा देर रुकना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई क्या भैया? बताओ मुझे जरा, कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया? यति क्या होती है? यति क्या होती है बेटा? विराम क्या होता है? क्या सबको समझ में आया क्या? जल्दी से मुझे बताना। अब कई कई किताबों में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि दो चरण जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे हम पद या इसी को हम पाद कहते हैं। पद या पाद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पद या पाद कहते हैं। क्लियर हो गई बात हमारी? तो अगर 4 चरण होते हैं तो सॉरी, मैंने कहा कि हर एक छंद में कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। और हर एक चरण के बाद दूसरे चरण को पढ़ने से पहले जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? विराम कहते हैं। अगली बात आती है तुक। क्या आती है बात? तुक आती है। तुक क्या होता है? तुक का मतलब होता है कि एक समान शब्द, इसे हम इंग्लिश में राइम कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर एक शब्द आपको लिखा हुआ मिल रहा है दे। क्या मिल रहा है मेरे भैया? दे। क्या मिल रहा है? दे। तो बिल्कुल ऐसा ही साउंड करने वाला यहां पर एक शब्द मिल रहा है ले। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो इसी को हम लोग कहते हैं तुक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुक। तो तुक का मतलब होता है समान तरीके से उच्चारण वाले शब्द, समान तरीके से उच्चरित शब्द। ठीक है? तो अगर समान तरीके से जो शब्द उच्चरित होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भैया? हम उसे कहते हैं तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक। अब जैसे अगर मैं कह दूं राजा खाजा, आजा आजा, आजा आना जाना, बैठना उठना, ये सभी चीजें किस में आएंगी बच्चे? तुक में आएंगी। क्लियर हो गई बात? तो तुक भी 2 तरीके से होते हैं। तो ये जो तुक होते हैं, जो समान ध्वनि वाले, जो समान ध्वनि, यहां पर तरीका लिख दिया, ठीक है? समान ध्वनि से जो उत्तरित होता है। अब तुक भी 2 तरीके को, एक होता है तुकांत और एक होता है अतुकांत। तुकांत का मतलब जिसका अंत तुक पर हो। तुक पर मतलब इस समान ध्वनि वाले शब्दों पर हो। और अतुकांत का मतलब होता है जो समान ध्वनि वाले उच्चारण से न हो, समान ध्वनि वाले शब्द ना हो। जैसे धरे और कर, देखिए ये समान नहीं है, इसे हम कहेंगे ये अतुकांत है। लेकिन यहां पर देखिए दोनों का उच्चारण समान प्रकार से हो रहा है, तो बच्चे इसे हम क्या कहेंगे? तुकांत कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हुई? आइए अब अगला आपको समझाते हैं। अगला क्या है? गति। गति मतलब किसी भी पद को पढ़ने की जो स्पीड होती है उसे हम लोग गति या लय कहते हैं। क्या कहते हैं? गति या लय कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि कोई रैप गा रहे हैं, मुझे तो याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको सुनाता कि रैप करते हैं, तो आप देखो वो जल्दी जल्दी से कहते हैं, उसकी जो स्पीड होती है उसको हम लोग लय या गति कहते हैं। जब आप कोई सैड सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो आप देखिए उसमें उसकी गति और स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम या ज्यादा होती है। ठीक है? तो इसी स्पीड को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भैया? गति कहते हैं। दूसरी बात आती है क्रम की। दूसरी बात क्या आती है? क्रम की। मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, जो चीजें आपको समझा दिया हूं वो मैं इधर से थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। ठीक है? अब बात आती है क्रम की। क्रम की बात यह है बेटा, ये देखो पहले पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण,
फिर चौथा चरण। इसका मतलब ये पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो ये चरणों के आने का क्रम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया, उसी को हम लोग क्रम कहेंगे। दूसरी बात, ये जो चरण होते हैं, चरण भी दो प्रकार के होते हैं, चरण भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं समचरण, क्या कहते हैं, समचरण, और एक को कहते हैं विषम चरण। क्या कहते हैं सर, विषम चरण। समचरण क्या है, ये देखो, ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, ये दोनों मिलाकर के बनाते हैं विषम चरण। क्या बनाएंगे, विषम चरण। क्यों, गणना इसमें जो अंक है वो विषम है। दूसरा और चौथा मिलाकर के क्या बनाएंगे, समचरण। क्या बनाएंगे सर, समचरण बनाएंगे। तो इसे हम लोग सम संख्याओं वाले चरण को समचरण, विषम संख्याओं वाले चरण को विषम चरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी। अब बात आती है मेरे सरकार गण की। अब बात आती है गण की। ये थोड़ा सा हम सबको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, गण की। अब गण, अभी आपको हम भेद और प्रकार नहीं बताए हैं, भेद और प्रकार नहीं बताए हैं, आगे आपको बताएंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गण के बारे में। आइए सर, अब गण पढ़ते हैं, गण क्या होता है। अब आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में कुल कितने गण होते हैं, है ना, या गण किसे कहते हैं, है ना, ये सभी चीजें पूछ सकता है। या ऐसा भी पूछ सकता है, कोई शब्द देगा और इसमें पूछेगा कि ये शब्द गण है कि नहीं है। दूसरा ये पूछेगा इस शब्द में यदि ये गण है तो कौन सा गण है, यदि ये गण है तो कौन सा गण है, ऐसा ये पूछता है, ठीक। तो भैया अब हम क्या पढ़ेंगे, गण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गण पढ़ेंगे। सर थोड़ा सा इसमें सही, गण पढ़ेंगे ना, मार्कर ले लो थोड़ा सा दूसरा। आगे से ठीक, हम पढ़ेंगे गण। तो गण क्या होता है पहले तो ये देखें। तो कोई भी जो गण होता है, गण का निर्माण, गण का निर्माण गण का निर्माण तीन वर्णों, तीन वर्णों, मैं अक्षरों भी लिख देता हूं, कहीं कहीं अक्षर भी लिखा है, तीन अक्षरों के मिल से। तो तीन वर्णों, गण का निर्माण तीन वर्णों के मिलने से या संयोग से होता है, ठीक है। क्या कहा, गण का निर्माण तीन वर्णों के मिलने अथवा संयोग से होता है। जैसे बेटा तीन वर्णों का मेल, तीन वर्णों का मेल मतलब कोई भी तीन वर्ण आ जाए। जैसे मैंने लिखा आशीष, क्या लिखा, आशीष। मैंने लिखा प्रभांशु, मैंने लिखा प्रिया, ठीक है, ये मैंने शब्द लिखे। बेटा वर्ण गिनना बड़ा आसान है, वर्णों का गिनना बड़ा ही आसान है। ये देखिए एक, ये हो गया कितना, दो, ये हो गया तीन, एक दो तीन। इसमें देखिए तीन वर्ण हैं, तीन अक्षर हैं, इसका मतलब यह गण है, यह आशीष गण है। कौन सा गण है अभी बता दूंगा आपको, फिर आप गण भी गिनना जान जाओगे। 8 गण होते हैं हिंदी में। इसे याद करने के लिए एक तरीका है यमाता राजभन सलगा। इसे कैसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये आखिर ये अपने अंदर छुपाया हुआ क्या है, ठीक है। तो आशीष में, आशीष एक गण है। प्रभांशु में देखिए एक शब्द, एक अक्षर, दूसरा अक्षर और ये तीसरा अक्षर, ये तीन अक्षर इसमें है, इसका मतलब यह भी क्या है बच्चे, एक गण है। दूसरा यहां पर देखो बेटा, एक है प्री और एक है या, इसमें केवल दो ही मिल रहे हैं, इसका मतलब यह जो है वह गण नहीं है, यह गण है, ये गण है। बात समझ में आई। ऐसे ही मैं एक शब्द और लिखता हूं, उत्साह। क्या लिखा, उत्साह। तो उत्साह क्या गण है कि नहीं है। मैंने एक शब्द और लिखा मेरे बच्चे, गीतिका। क्या लिखा, गीतिका। एक शब्द मैंने और लिखा, राजमाता। क्या लिखा, राजमाता। एक हमने और लिखा
राजकुमार, क्या लिखा, राजकुमार। इसमें बताओ कि कौन सा गण है कौन सा गण नहीं है। बेटे कौन सा गण है कौन सा गण नहीं है ये हमको बताना है। यहां पर देखो उ, सा और ह तीन मिले, इसका मतलब ये गण है, ये गण है। गीतिका में गी, ती, का, इसमें भी तीन वर्ण हैं, तीन अक्षर हैं, इसका मतलब बच्चा यह भी गण है। राजमाता में रा, ज, मा, ता चार हो गया, इसका मतलब मेरे दोस्त ये गण नहीं है। अब आप ऐसे मत कहना अरे 3 या 4 में थोड़ा सा ही तो फर्क होता है सर, मान लेते हैं गण। नहीं मान सकते, क्योंकि एग्जैक्ट केवल कितने अक्षर या कितने वर्ण होने चाहिए मेरे दोस्त, तो केवल और केवल इसमें 3 ही होने चाहिए। अगर 3 है तब तो ये गण या गण कहलाएगा, नहीं है तो ये गण नहीं कहलाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला देखिए, रा में एक, ज में एक, खू एक, मा एक और र एक, ऐसे ही करते करते ये कुल कितने हो गए बच्चे, 5 हो गए। इसका मतलब यह भी कोई गण नहीं है, यह भी कोई गण नहीं है। आपको क्या समझ में आया कि केवल और केवल अगर 3 अक्षर मिलते हैं, केवल और केवल अगर 3 अक्षर मिलते हैं तभी वो गण हो पाएंगे। अगर 3 से कम या 3 से ज्यादा भी हुआ, आधा अक्षर भी ज्यादा हुआ है, तो वो कभी भी गण नहीं होगा। बात समझ में आई। अब बात आती है कि सर गण कितने होते हैं, ये तो चीजें मैं मिटा देता हूं। गण कितने होते हैं, तो बेटा गणों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। गणों की संख्या कितनी है, 8 है। गणों की संख्या कितनी है, 8 है। अरे सर ये तो उल्टी कर दिया, ज्यादा बढ़ गई, कोई नहीं। गण कुल कितने होते हैं, गण 8 होते हैं, गण 8 होते हैं। कैसे याद करोगे, तो इनके याद करने का तरीका है यमाता, राजभान, सलगा। ठीक है भाई, यमाता, राजभान, सलगा, 2 चीजें आप समझना। बच्चे हम गण पढ़ रहे हैं तो केवल 3 ही अक्षर होने चाहिए। कितने अक्षर होने चाहिए, 3 अक्षर, पहली बात। दूसरी बात अगर यह है कि सभी में गण शब्द जुड़ा रहना चाहिए, गण शब्द जुड़ा रहना चाहिए। अब यहां से देखो बच्चा, अगर यहां से हम निकालेंगे तो पहला वाला बनेगा य और इसमें जोड़ देंगे का गण, तो बनेगा यगण। क्या बनेगा, यगण। दूसरा वाला देखेंगे तो मां है, हमको मां से नहीं मतलब है बेटे, हमको मां से मतलब नहीं है मागण बना दे ना जी ना, हमको केवल मगण से मतलब है। म है गण जोड़ देंगे, त है गण जोड़ देंगे, र है गण जोड़ देंगे, स है गण जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है। तो दूसरा वाला बताओ जरा क्या बनेगा, म है हमने जोड़ दिया गण, तो बना मेरे भैया मगण। क्या बना, मगण। तीसरा देखो क्या है, तीसरा वाला ये तो म वाला हो गया, तीसरा है तो हम बना देंगे यहां पर तगण। क्या बना देंगे, तगण। यहां पर देखो क्या है, चौथा वाले में र, तो चौथे वाले में क्या जोड़ देंगे, रगण। सर देख लीजिए जरा, इसके नीचे स्क्रीन आ रही है, सही है, और नीचे आ जाएगी। पांचवा वाला देखो बच्चा क्या है, पांचवा वाले में अगर देखेंगे तो ज मिल रहा है, तो इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा जगण। क्या हो जाएगा, जगण। छठवां वाले में देखोगे तो भ है, तो बच्चा क्या बन जाएगा, भगण। क्या बन जाएगा, भगण। ठीक है, सही है सर, इसके नीचे। सातवां वाला देखोगे, सातवां वाला देखोगे बेटे, सातवां में क्या मिल रहा है, भगण हो गया। फिर क्या मिल रहा है, नगण। क्या मिला, नगण। सही है। और आठवां और आखिरी है नगण के बाद सगण। क्या है, सगण। ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर ये 2 बढ़ क्यों रहा है, बेटा अभी आप इसी से एक चीज और निकाल पाओगे कि जैसे अगर हम यगण कह दिए, यगण कह दिए तो इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी मात्रा क्या होगी, कैसे जान पाओगे, नहीं जान पाते थे। अब आप बिल्कुल आसानी से जान पाओगे, बहुत ही आसानी से सीख पाओगे मेरे साथ। आओ जरा देखते हैं। जैसे देखो हमने कहा कि गण बनाने के लिए कितने वर्ण लेने पड़ेंगे, 3। कितने,
3। तो जहां से पहला वाला गण शुरू होगा वहीं से 3 वर्ण आपको लेने हैं मेरे भैया। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, किसी किताब में पूरा पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा और पूरा आपको समझ में नहीं आता। जैसे ये कौन सा है, यगण, तो यहां से शुरू हुआ है यगण, इसका मतलब 3 लेना है। तो क्या कितना ले लिया मैं, 3 ले लिया। तो ये बन के क्या तैयार हुआ, यमाता। क्या बन के तैयार हुआ भैया, यमाता। अब इसकी जरा मात्रा बताना, यह लघु है 1 मात्रा, मां दीर्घ है 2 मात्रा, ता दीर्घ है 2 मात्रा। दोनों चीजें बन के तैयार हो गई कि नहीं। यगण में कौन कौन सा होगा, लघु गुरु गुरु, समझ में आ रही बात, लघु गुरु गुरु, इस तरीके से। तो अब अगर कह देगा कि पद में यगण होता है, मगण होता है, तगण होता है, इसका मतलब यगण मगण तगण लिखा हुआ नहीं होगा। उसमें जब मात्रा गिनोगे तो 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 ऐसी कुछ मात्रा आएगी और उसी से हम पता कर पाते हैं कि वो यगण है, मगण है, तगण है, रगण है, जगण है, भगण है, नगण है, सगण है, क्या है। क्लियर हो गई हमारी बात भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार जरा लाइक कर दो और सबके पास शेयर भी कर दीजिए, है ना। इतना तो आप सब करोगे ही करोगे मेरे लिए, ठीक है, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप सब थोड़ा सा मेरे लिए करो। और देखो बच्चे, शेयर जब करोगे, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे ना तो तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा। लॉकडाउन में बैठे बैठे सभी बच्चे एकदम आलसी हो गए हो, हम खुद आलसी हो गए हैं। अगर ऐसे आलसी हो गए रहेंगे हम लोग तो आगे किसी भी परीक्षा को देने में हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे शेयर क्या करो और उन्हें मोटिवेट क्या करो, यार बैठे किस हाल में हो, क्यों बैठे हो, जल्दी से उठो और पढ़ाई करो, ठीक है। चल बेटा, ये यगण वाला समझ में आ गया। अब अगर मैं यगण को छोड़ दूं, अब आपसे पूछूं तो आप तो खुद ही बता दोगे सरकार। यहां पे मगण है, यहां से 3 ले लेंगे तो बनेगा क्या, मातारा। क्या बनेगा, मातारा। और मात्राएं बनाओगे तो 2 2 2। आई बात समझ में। ऐसे ही तगड़ में देखोगे मेरे दोस्त, तो तगड़ में देखोगे तो यहां से 3 ले लो, बनेगा तारा ज। क्या बनेगा, तारा ज, तारा ज। तो तारा ज में बनाओगे तो 2 2 1। क्लियर है। ऐसे ही रगड़ में देखोगे तो रगड़ से र से लेकर 3 में बनाओ, राजभा। क्या बनेगा बेटा, राजभा। राजमा भी ऐसे ही हो जाएगा, राजभा। तो राजभा में बनाओगे तो कितने, देखो इसमें 2 1 2। ऐसे ही जगण में आ जाओ तो ज से लेकर के 3 तक, तो क्या बनेगा, जभान। क्या बनेगा, जभान। ठीक है बेटा। जभान में बनाओगे तो 1 2 1। ऐसे ही भगण में आओ, किसमें आओ, भगण में, तो क्या बनेगा, भानस। क्या बनेगा बच्चे, भानस। सर देख लीजिए नीचे वाला दिख रहा है, भानस। 2 1 1। क्लियर हुई। भानस यहां तक दिख रहा है सर, ये नहीं दिख रहा, भानस नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है बाबा, भानस थोड़ा सा नहीं दिख रहा बच्चे, काट के ऊपर बना देते हैं। अब दिख रहा है भाई, हाँ सर, भानस। ठीक है बेटा, ये बन गया आपका भानस। हम कहीं से कोई चीज याद नहीं कर रहे बच्चा, सब इसमें पूरा पूरा है, आपको आराम से बस देखना है। अब देखो इसमें, अब कहां पहुंच गए बच्चे, हम नगड़ में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, नगड़ में। न सा ल, क्या हो गया बेटा, न सा ल, और इसमें बना दिया 1 1 1। अब देखो सगण है ना, तो इसे मिटाया और यहां से मैं ये भी खींच दिया, तो क्या बना, सलगा, सलगा। ठीक है बच्चा। तो कैसे बनाओगे, 1 1 2। अब बताओ, आपको समझ में अभी गया होगा ये 2 फालतू क्यों बच रहा था, इसी के मात्रा को बनाने के लिए ही बच रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यमाता राजभान सलगा आपको याद हो गया तो कोई भी चीज आपको आगे याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसमें से बता सकते हो कि कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा वहां पर होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, अगर समझ में आ गई तो एक बार सब लोग थम्स अप करो, सब लोग थम्स अप करो बेटा, अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो आप सब, ठीक है। जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लें। हो गया। अब आइए जरा हम देखते हैं कि गणों में, सॉरी अभी मिटाना नहीं चाहिए था मुझे, थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा 2 1। यमाता राजभान सलगा।
ठीक है। देखो अब जैसे मैं कोई शब्द आपको दे देता, जैसे मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, क्या शब्द लिखा, मैंने शब्द लिखा आशीष। क्या शब्द लिखा, आशीष। और आपसे दो प्रश्न मैं पहले पूछूंगा कि आप मुझे बताओ क्या ये गण है या नहीं है, ठीक है, गण है कि नहीं है। दूसरी बात पूछूंगा अगर गण है तो कौन सा, गण है तो कौन सा, ठीक। दो सवाल आपके सामने है। अब देखो एक साधारण शब्द में भी आप बता पाओगे कि गण है कि नहीं है, और है तो कौन सा गण है, ठीक है बेटे। अब देखो आशीष में यदि हम मात्रा बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, अभी मैं आपको मात्राएं भी गिनना बता दूंगा तो आप उसे आसानी से गिर पाया करोगे। आ में 2, शी में 2, इसमें 1, ठीक है, दो मात्राएं यहां पर हो गई। अब आप मुझे बताओ 2, 2, 1 कौन से गण में आता है, जरा इसमें मिलाओ 2, 2, 1 किस गण में आता है, तो आप कहोगे सर 2, 2, 1 जो आता है वो तगण में आता है। किस में आता है, तगण में। इसका मतलब आशीष में 3 अक्षर हैं तो ये गण है, आशीष में 3 अक्षर हैं इसका मतलब ये गण है। दूसरी बात कौन सा गण है, तो बच्चे आपने क्या बताया 2, 2, 1 किस में होता है, तगण में, तो इसमें कौन सा गण है, तगण है। आई बात समझ में। आइए एक और लिखते हैं, मैंने एक और लिखा, क्या लिखा गीतिका। क्या लिखा, गीतिका। ठीक है बच्चा, क्या लिखा, गीतिका। सेम सवाल है कि ये गण है कि नहीं, और गण है तो कौन सा गण। तो देखो 1, 2, 3 तीन वर्ण है, 3 अक्षर है, तो पक्का है कि गण है, ये बात तो क्लियर। कौन सा गण है ये देखना है। तो देखो गी बड़ी की मात्रा 2, इसमें 1 और इसमें 2। अब आप मुझे बताओ 2, 1, 2 किस गण में है, जरा इसमें मिलाओ, कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। 2, 1, 2 किसमें है, तो आप कहोगे रगण। इसका मतलब इसमें कौन सा गण है बच्चे, रगण है। कौन सा गण है, रगण है। आई बात समझ में। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो इतनी बात आप सबको एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। इतनी बात सभी बच्चे को क्लियर हो रही है क्या, इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई बेटे। अब इसके आगे आज की क्लास तो ये तक रखनी है हमने, अगले वाली क्लास में आपको वर्ण गिनना, मात्रा गिनना और अलंकार के छंद के प्रकार वर्ण मात्रा गिनना और वर्ण गिनना ये सिखाएंगे। फिर अगली जो 3rd क्लास होगी उसमें आपको उसके एक एक प्रकार के बारे में समझा देंगे, और आपको देखो हर चीज की व्याख्या करना, उसके बारे में पूरा परिभाषा लिखाना क्लास की वेस्टेज है। तो 2 से 3 क्लास में आपका छंद खत्म करूंगा। उसके बाद जो आखिरी क्लास होगी, जैसा आप जानते हो कि जैसे क्लास खत्म होगी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। कुछ क्वेश्चन 30, 40, 50, 100, 200, 400 जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे उसकी ऑन स्क्रीन आपकी क्या करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। आप लोग इसी टाइम पर रोज से जुड़ना शुरू कर दीजिए और फिर से पढ़ाई चालू कर दीजिए। रात में आपकी इंग्लिश चलेगी, रात में आपके जो कोर्सेस होंगे पॉलिटेक्निक के, इंटरमीडिएट के, हाई स्कूल के, इनकी बैचेज चलती रहेंगी, और रात में इंडिविजुअल इंग्लिश की जो बैच चल रही थी वो चलती रहेगी। और दिन में आपके जो दोपहर में चलेंगे वो 2 बैचेज चलेंगी, कौन सी, हिंदी वाली और मैथ्स वाली, ठीक है। तो आप लोग सब लोग एकदम रेडी हो जाओ, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में फिर से इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।